ट्रम्प टैरिफ का जो डर पूरी दुनिया को सता रहा था वो अब पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन आप पूछेंगे कि इससे मुझे क्या लेना देना? जी हां, लेना देना है। ये आप मेरे पीछे देखिए, आपको अभी तस्वीर दिखेगी, उसको आप पहचानिए। वो तस्वीर है झींगा मछली का। जी हाँ, ये झींगा मछली है। इसको इंग्लिश में श्रिम्प कहते हैं। क्या आपको पता है कि हर साल करीब 22,000 करोड़ रुपए का, जी हाँ 22,000 करोड़ रुपए की झींगा मछली हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। अब तक यूएस इस पर कोई ड्यूटी नहीं लगाता था, लेकिन अब 27% की ड्यूटी लगाएगा। नतीजा, भारत का झींगा यूएस कम जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के आता हूँ। ये दूसरा एग्जाम्पल आपके पास आएगा, वह है जेम्स एंड ज्वेलरी का। ये जेम्स एंड ज्वेलरी, जो सोने के गहने आप देख रहे हैं, सुनहरे गहने, ये चमक, आपको पता है कि ये जो सोने के गहने होते हैं उसको बनाने वाले जो कंपनियां भारत में है, जो एक्सपोर्ट करती हैं, उसमें 50 लाख लोग नौकरी करते हैं। जी हाँ, 50 लाख लोग नौकरी करते हैं। और इन कंपनियों से 83,000 करोड़ रुपए की जेम्स एंड ज्वेलरी यूएस को एक्सपोर्ट होता है। लेकिन अब इतना शायद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी ट्रम्प साहब ने ड्यूटी लगा दी है। तो ये एक झलक है बीती रात आए ट्रम्प टैरिफ के असर की। लेकिन ये ट्रम्प इन प्रोडक्ट या ऐसे दूसरे प्रोडक्ट तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं। ये भारत और अमेरिका के कारोबार तक सीमित नहीं रहने वाला है। ये पूरी दुनिया के कारोबार में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। ये नया अध्याय आपदा होगा या अवसर भारत के लिए? आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ विशेष मेहमान। उनसे आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए कि आखिर बीती रात ट्रम्प साहब ने किया क्या है। तो ट्रम्प साहब ने ड्यूटी लगाई है जी। वो ड्यूटी क्या लगाई है? जिसको रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं, जैसे को तैसा ड्यूटी। इसमें हर देश पर कम से कम 10% तो ड्यूटी लगा ही दी है। पहले जो भी प्रोडक्ट पर ड्यूटी लगती थी उस पर से 10%, जिस पर ड्यूटी नहीं थी उस पर भी 10%। इसमें भारत भी शामिल है, चीन भी शामिल है और ऐसे एक दो नहीं, 180 से ज्यादा देश इसमें शामिल हैं जिस पे ड्यूटी लगाई गई है। और ये जो 180 से ज्यादा देश शामिल हैं, इसमें आप देखेंगे इसमें अलग अलग देशों पे अलग अलग ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है। अब एक उदाहरण आपको देता हूँ। ये जो ड्यूटी है 10% जो सभी देशों पर लगेगी, वो 5 अप्रैल से लागू होगी और उसके बाद हर देश पे अलग अलग ड्यूटी लगेगी। जो अधिकतम ड्यूटी होगी वो 9 अप्रैल से लागू होगी। तो 2 चरणों में ड्यूटी यहाँ पे लागू की जाएगी यूएस की तरफ से। अब आप पूछेंगे कि भारत, जिसको ट्रम्प साहब मोदी साहब से बड़ी दोस्ती करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं, तो भारत पे ड्यूटी लगाई क्या? जी हाँ, भारत पर भी ड्यूटी लगाई है और भारत पर 27% की ड्यूटी लगाई गई। लेकिन चीन पर 54% की ड्यूटी लगाई गई है, कंबोडिया 49, श्रीलंका पर 44, म्यांमार पर 44% की ड्यूटी लगाई गई है। ये अब श्रीलंका, म्यांमार को हल्के मत लीजिएगा, ये लोग भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे एक्सपोर्टर बड़े कम्पीट करते हैं इनके साथ। दूसरे देशों में बांग्लादेश पर 37%, थाईलैंड में 36%, ताइवान में 32%, इंडोनेशिया में 32%, पाकिस्तान पर 29% की ड्यूटी लगाई गई। यहाँ भी बांग्लादेश, इंडोनेशिया से देश ऐसे हैं जो गारमेंट और एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे एक्सपोर्टर को बड़ी टक्कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये जो ड्यूटी लगाई गई है, इसमें कुछ खास सेगमेंट पे आपको ध्यान देते हैं कहाँ पे आपदा है, अवसर है। एक है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। पहले यहाँ पे 2% की ड्यूटी लगती थी, अब ये 24% की ड्यूटी लगाई जाएगी। और बता दूं कि $11.1 बिलियन का एक्सपोर्ट हम यूएस को करते हैं। दूसरा जो सेक्टर है वह जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। पहले 5% की ड्यूटी लगती थी, अब 21% की ड्यूटी लगेगी और यहाँ हम एक्सपोर्ट अच्छा खासा करते हैं, $9.9 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में। तीसरा जो सेगमेंट है वह टेक्सटाइल आर्टिकल, जो टेक्सटाइल कपड़े होते हैं ना, वो उस पर पहले 14% की ड्यूटी लगती थी, अब ये 24% की ड्यूटी लगेगी। यहाँ पे $2.8 बिलियन का कुल एक्सपोर्ट हम यूएस को करते हैं, जो ताज़ा आंकड़े उसके हिसाब से। एक दूसरा जो सेक्टर है नॉन नीटेड अप्रैल है, कपड़े जिसकी सिलाई नहीं की गई है, उस पर पहले सिर्फ 2% की ड्यूटी लगती थी, अब वो 24% की ड्यूटी लगेगी और एक्सपोर्ट हम लोग $2.5 बिलियन का करते थे हर साल यूएस को। अब एक तीसरा, अगला आइटम है ऑटो और ऑटो कंपोनेंट। जी हाँ, गाड़ियों के पार्ट्स। पहले सिर्फ 2.5% की ड्यूटी लगती थी, जी हाँ 2.5% की, अब यहाँ पे लगेगी 25% की ड्यूटी और हर साल हम वहाँ पे $2.6 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। इसका ध्यान दीजिएगा। केमिकल, जिस पर पहले 2% की ड्यूटी लगती थी, अब 24% की ड्यूटी लगेगी। यहाँ भी अच्छा खासा $2.4 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। अगला सेगमेंट आपको दिखाते हैं, यो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपको जानना। वो है कि ड्यूटी जो लगाते थे हम लोग अलग अलग देशों की तरफ से, उस ड्यूटी की वजह से जो है कई सारे सेक्टर है जिसको छोड़ दिया है यूएस ने। इसलिए छोड़ा है चूंकि उनको और कोई चारा था नहीं, मुझे जो लग रहा है। फार्मा को छोड़ दिया, आईटी को छोड़ दिया, सेमीकंडक्टर, गोल्ड, स्टील, गोल्ड ज्वेलरी नहीं, गोल्ड,
स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, इस पर ड्यूटी नहीं लगाई गई है। हालांकि स्टील, एल्युमिनियम पर पहले से ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। तो फार्मा को एक बड़ी राहत मिलती हुई यहाँ पे आपको दिख रही है। तो ये सारी बात है किस पे ड्यूटी लगी, कौन फायदे में रहा, कौन नुकसान में रहा। लेकिन इसके बाद, इस ट्रंप के टैरिफ के कहर के बाद, ट्रंप साहब का जो बयान था वो भी काफी सुर्खियों में रहा। दुनिया भर के देशों के नेताओं को जो बयान आए वो भी काफी सुर्खियों में रहे। उनको सुनाता हूं, फिर अपने पैनल के पास चलूंगा। My fellow Americans, this is Liberation Day. We will establish a minimum baseline tariff of 10%. India, very, very tough, very, very tough. Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. We're now preparing for further countermeasures to protect our interests and our businesses if negotiations fail. We're going to fight these tariffs with countermeasures. The administration's tariffs have no basis in logic and they go against the basis of our two nations partnership. This is not the act of a friend. तो ये आपने बयान सुना। उस बयान से पहले आपको बताया मैंने कि इस बार मुद्दा आखिर क्या है, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन राजीव कुमार जी, जो कि पहले इंडिया फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य साहब हैं, कॉमर्स सेक्रेटरी रह चुके हैं अनूप बधावन जी, वो कॉमर्स सेक्रेटरी भी रहे हुए हैं और इकोनॉमी पे काफ़ी अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब हैं, GTRI के फाउंडर अजय श्रीवास्तव जी हैं, जिन्होंने काफ़ी पिछले कई महीनों से लगातार इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट देते रहे हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी एंड WTO एक्सपर्ट अभिजीत दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। शुरुआत में राजीव कुमार जी आपसे करना चाहूँगा। ड्यूटी लगेगी ये सबको उम्मीद थी, सबको आशंका कह लें, लेकिन इस तरीके से ड्यूटी इतनी लगेगी, आप इस तरह से उम्मीद किए हुए थे क्या, या आपको अनुमान था? और इस ड्यूटी के ऐलान के बाद अब यहाँ से पूरा माहौल किस तरह से बदलता दिख रहा है आपको? नमस्कार लक्ष्मण। इसके दो पहलू हैं जिसको मैं उभारना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जो जिस तरह से हर मुल्क के लिए अलग अलग ड्यूटी लगी है, उसमें जो WTO का MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज है, प्रिंसिपल है, वो ख़त्म हो गया, तहस नहस हो गया। तो मेरे ख्याल में अब जो उनका जो हेडक्वार्टर की जगह है विलियम रेपार्ड सेंटर में, उसको उसमें अब कोई नए किराएदार की आने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने बता दिया है कि उसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है कि WTO को बना के रखें। और इसलिए जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो हमारा एक मैकेनिज्म था जो बना हुआ था, जो 70 साल से सबके लिए प्रॉस्पेरिटी ला रहा था, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया। और जो फ्रीडमैन साहब कहते थे कि वर्ल्ड इज़ फ्लैट, वो भी अब बिल्कुल इस बिल टर्न इनटू वैलीज एंड प्रेसिपिस एंड माउंटेन, वो बिल्कुल एक बदल गई है सूरत। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक नया आयाम, एक नया एरा जो कि कम से कम प्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जैसा है, वो अब शुरू हो गया है। इसके बाद फिर अब अगर हिंदुस्तान की बात लाते हैं तो मेरा अपना कुछ समय थोड़ी दूसरी है। और वो ये है कि जो हमारे अच्छे कंपेटिटर्स थे, जो बड़े कंपेटिटर्स हैं, जैसे कि वियतनाम हुआ या चीन हुआ या बांग्लादेश भी मान लीजिए और मेक्सिको है, जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, उन पर हमसे ड्यूटी ज़्यादा लगी। तो आज हमें ये देखने का मौका है कि अगर हम श्रिम्प एक्सपोर्ट करते थे और उस पर अगर वियतनाम भी श्रिम्प एक्सपोर्ट करता है तो उस पर तो लग गई 46% की ड्यूटी, हमारी 24 ही है। तो ये एक तरह से हमें एक स्पेस वेकेट होते हुए दिख रही है, और इस स्पेस को हमें देखना चाहिए बहुत ध्यान से कि गारमेंट्स में हो रही है कि लेदर एंड गुड्स में हो रही है और किस किस चीज़ में हो रही है। और फार्मा तो आपने बताया कि उन्होंने छूट दे रखी है, और फार्मा में हमारी बहुत बड़ी एक तरह से जो है वो पहुंच है अमेरिकन बाजार में, खासतौर से जेनरिक्स के लिए। तो मैं तो समझता हूं कि इसके फ़र्क की हम ज़्यादा रोना गाना गाएं इसमें, क्योंकि उससे कुछ होने वाला है ही नहीं। अब ये नया यथार्थ है, और इस यथार्थ में हम जो हैं वो कितनी अच्छी तरह से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और इस चैलेंज को, इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं, उस तरह से देखना चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा कि नया यथार्थ है, तो इस नए यथार्थ में करना आखिर चाहिए क्या भारत को? ये सवाल इसलिए भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है क्योंकि आप नीति आयोग के चेयरमैन भी रह चुके, वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। आपको पता है कि सरकार में नीति कैसे निर्धारित की जाती है। यहाँ पे सरकार को करना क्या चाहिए? क्योंकि एक तबका ये है जो कहता है कि जिस तरीके से चीन ने रिएक्शन दिया, बाकी देशों ने रिएक्शन दिया, वैसा रिएक्शन कोई भारत की तरफ से आया नहीं।
नहीं, क्या ये देखिए सही उसमें सोची समझी कुछ रणनीति है? रिएक्शन का और टिट फॉर टैट का वगैरह की कोई हमारे पास कोई गुंजाइश ही नहीं है। 78 बिलियन डॉलर कुल हमारे एक्सपोर्ट हैं अमेरिका के लिए। चीन के 526 बिलियन डॉलर हैं। वियतनाम भी 119 बिलियन डॉलर करता था। तो टिट फॉर टैट करके करेंगे क्या? और उनसे भी हमारा कोई इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वो जो टिट फॉर टैट की जो चीज़ है वो ईयू करे, जिसका कि शेयर अमेरिकन इम्पोर्ट्स में कोई 17-18% है, या चाइना जिसका 13%। हमारा तो पहले 10 में भी गिनती नहीं आती है। तो हमें तो इस नई सच्चाई को, इस नई जो दुनिया है उसमें हमें अपना फायदा ढूंढना चाहिए कि भाई कैसे हो सकता है। और कोई इसकी मुझे तो कोई जरूरत लगती नहीं कि हम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या सिद्धांत हैं और क्या नियम हैं और कैसे होना चाहिए, कैसे, उस सब में हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रम्प साहब प्रैक्टिकल आदमी हैं। वो प्रधानमंत्री को अपना दोस्त मानते हैं, उन्होंने बार बार कहा ये। तो उस दोस्ती का सहारा लेके हमें अब कोशिश ये करना चाहिए कि हम अमेरिकन मार्केट में, जो कि एक मेरे ख्याल में कोई 26% तो है ही दुनिया की मार्केट हो कम से कम, उसका हम फायदा कैसे उठाएं। ऑटो कंपोनेंट्स में भी यही बात है। मेरे ख्याल में बाकी कंट्रीज में जो लगा है वो हमारे पे कम लगेगा, तो हो सकता है हमें उसमें भी। ये बात जरूर है कि पहले से हमारे पास इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लग गई है, मगर हमारे कंपेटिटर से हमारी ड्यूटी कम है। तो इसमें इस तरह से एक नया अवसर की तरह से हम इसको देखना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। इसमें दो सवाल आपसे छोटे छोटे लूंगा, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। पहला सवाल कि ये सभी सेक्टर में फिट बैठता नहीं है फॉर्मूला कि बाकी देशों पर ज़्यादा लगा। जैसा कि हमने श्रिम्प का दिया तो आपने भी श्रिम्प का एग्जाम्पल दिया, तो भारत पर तो ड्यूटी लग गई 27%, लेकिन जो हमारा कॉम्पिटिटर एक्सपोर्टर इक्वाडोर है उस पर ड्यूटी कम लगी है, नहीं के बराबर लगी है। तो वहाँ पर कम्पीट करना मुश्किल होता है। गोल्ड ज्वेलरी है, हमारे पर ड्यूटी लगा दी आपने ज़्यादा, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं जो कॉम्पिटिटर है वहाँ पर ड्यूटी हो गई कम, तो वहाँ कम्पीट करना मुश्किल है। तो कुछ सेक्टर को हमें लूज करना पड़ेगा या फिर दूसरे देशों की तरफ रुख करना पड़ेगा, ये एक रणनीति सही है? हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। और जिन क्षेत्र में हमारे को फायदा है, जैसे कि आपने कहा फार्मास्यूटिकल्स में, जिसमें हमारी एक बहुत अच्छी उसमें हमारी पहुंच है, उसमें एक कैपेसिटी है यूएस मार्केट में, तो उसमें हमें बाकी देशों की जगह हमें उसको बढ़ाना चाहिए। और दूसरी चीज ये भी है लक्ष्मण कि हमारा पूरा जो निर्यात है वो बहुत ही खुदरा निर्यात हो गया है। बहुत बिल्कुल इतना डाइवर्सिफाइड है, कोई भी बड़े सेक्टर कहीं भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा हिस्सा बन के उभरे हों। तो अगर अब ये मौका है कि हम देखें कि हमारे कौन से 4 या 5 सेक्टर हैं जिसमें हमें अब इस समय कंपेटिटिव एडवांटेज मिला हुआ है, एक तरह से देखा जाए। और कंपेटिटिव एडवांटेज तो रहा ही होगा, तो उसमें हम कैसे उसको 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना उसको बढ़ा लें, क्योंकि बाकी देशों से हमारी इस समय हालात इस अमेरिकन मार्केट के लिए बेहतर हो गए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा राजीव कुमार सर कि ये जो आप कह रहे हैं कि अपने आप को डाइवर्सिफाई करिए, लेकिन हमारी कैपेसिटी कई सारे सेक्टर में उतनी ज़्यादा है नहीं कि हम उस डिमांड को, उस मार्केट को कैप्चर कर सकें। तो सरकार के तौर पर नीतिगत रिफॉर्म की अगर बात आती है तो आपको लगता है इसकी ज़रूरत है, और वो अब बिल्कुल टालने वाली बात रही नहीं? नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसमें बस बात जो सबसे बड़ी है वो एक छोटी सी बात कह के खत्म, वो ये कि ये बहुत बड़ा मौका है सरकार को दिखाने के लिए, सरकार को इस बात को लागू करने के लिए कि सरकार का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, जो मेन काम है, वो है कैसे अपने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दें और बढ़ाएं, और उसको निर्यात में जो है वो उसको और मदद करें, प्रमोट करें। तो इस समय आवश्यक है कि सरकार जो है वो प्राइवेट सेक्टर के सपोर्ट में बिल्कुल साफ और सीधी तरह से आए, और इस बात में एक विश्वास पैदा हो जाए दोनों में, बिजनेस में और गवर्नमेंट में, कि हम लोग मिलकर इस अवसर का पूरा फायदा उठाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मेहमानों के पास मैं चलता हूं। सबसे पहले अनूप वधावन जी, आपके पास मैं आऊँगा कि सरकार का जो रिएक्शन, बहुत ही सधा हुआ रिएक्शन आया कि हम इंडस्ट्री के साथ बातचीत करेंगे, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत हो रही है। क्या इस बयान से आगे भी बढ़कर सरकार को कुछ करना चाहिए भारत को, जैसा कि बाकी दुनिया के देशों ने किया, या फिर भारत की स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है? सर्वप्रथम ये प्रयास करना चाहिए कि ये मामला बातचीत से सुलझ जाए। अगर नहीं सुलझता है तो फिर हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। ट्रम्प जी के पहले टर्म में भी जब उन्होंने स्टील एल्यूमिनियम ड्यूटीज लगाई थी तो भारत ने अपनी रिटेलिएटरी ड्यूटीज लगाई थी। तो ये ऑप्शन हमारे पास रहेगा, और बातचीत से नहीं सुलझता तो मेरे विचार में, मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, हमको ये ऑप्शन यूज करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि ये ऑप्शन हमेशा के लिए बंद है और
इसका प्रयोग नहीं होगा। और वो ट्रेड पार्टनर्स में, ट्रेड सर्कल में ये चीजें सब समझते हैं कि भाई हमारी भी अपनी मजबूरियां हैं, हम भी एक पॉलिटिकल इकोनॉमी के पार्ट हैं, तो हम अपनी मजबूरियों को देखते हुए हम भी जो ऑप्शन है उनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहला कोशिश होनी चाहिए कि बातचीत से सुलझ जाए। नहीं सुलझता तो ये ऑप्शन जरूर रहना चाहिए और मेरे विचार में उसका हमको प्रयोग करना भी चाहिए। और जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसके माध्यम से ये मामला अंत में सुलझेगा। दोनों में कुछ ट्रेड एग्रीमेंट होगी, कुछ कंसेशन दोनों एक दूसरे को देंगे और दोनों पार्टी उस ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत संतुष्ट होंगे उस अंजाम से, तब ये मामला अंत में सुलझेगा। लेकिन तब तक ये रेसिप्रोकल ड्यूटी लगी रहे वो उचित नहीं है। अगर हमको गुड फेथ में नेगोशिएशन करनी है तो ये जो रेसिप्रोकल ड्यूटी है इनको एक तरफ करना होगा ताकि वो नेगोशिएशन ठीक से हो पाए। और मेरे ख्याल से भारत का यही प्रयास रहेगा। और अगर प्रयास सफल नहीं होता तो हमको जो ऑप्शंस हैं वो अवश्य प्रयोग करने चाहिए और मेरे ख्याल से वो ऑप्शन हमेशा रहेंगे हमारे। रहेंगे। ए.के. भट्टाचार्य साहब, जिस ऑप्शन की बात अनु बधावन जी कर रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार को कम से कम एक इंडिकेट तो कर देना चाहिए कि देखिए हम बातचीत तो करेंगे आपके साथ, लेकिन हमारे पास भी हथियार हैं? देखिए, जो हथियार वाली बात है, मैं समझता हूँ कि हमारे हथियार काफ़ी सीमित है। हमारे पास एक हथियार जो है वो है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का एक हथियार है। उसका पूरी तरह वहां से भी तो आपको अपना हथियार डालना पड़ेगा, कुछ हद तक उसका अपना भी हथियार उसमें डालना पड़ेगा वहां। हाँ, एकदम। और मैं समझता हूँ कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। और मुझे एक दो डर हैं इससे, ये जो जो हुआ है। देखिए, जो ट्रम्प साहब ने जो किया था रेसिप्रोकल टैरिफ का, उसमें एक मैं समझता हूँ कि इसमें एक हमारे लिए, देश के लिए एक मौका मैं समझ रहा था मैं। पर जिस तरह से ये रेसिप्रोकल टैरिफ, काइंड टैरिफ, डिस्काउंटेड टैरिफ उन्होंने इस्तेमाल किया है, उससे मुझे लग रहा है कि क्योंकि हम लोग कह रहे हैं, राजीव जी ने भी कहा कि हमारा जो टैरिफ वो बांग्लादेश से कम है, चाइना से कम है, वियतनाम से कम है, इंडोनेशिया से कम है, तो हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज शायद ज़्यादा होगी। मैं समझता हूँ इस ऐसे एटीट्यूड से डर ये है कि हमारी जो अपनी टैरिफ रिफॉर्म की जो गति थी उसमें कोई धीमेपन नहीं आए। क्योंकि जो ट्रंप साहब की बदौलत मैं समझता हूं हमारी देश की जो अप्रोच टैरिफ के तरफ थी उसमें एक पॉजिटिव एक अप्रोच आया था, पॉजिटिव टर्न आया था। जो 2017 के बाद जो हम टैरिफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे उसमें रोक आने की एक गुंजाइश थी, एक स्कोप था, एक अपॉर्चुनिटी था। मुझे डर ये है कि ऐसा ये जो अपॉर्चुनिटी जो है ये हमें खोना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हमें निर्यात बढ़ाना है तो हमें पहले ये देखना है कि हमारी जो एमएसएमई सेक्टर है और जो बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनकी इंपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कैसे हम उसको बढ़ाएं। और ये टैरिफ रिफॉर्म से मैं समझता हूं ये हो सकती है। पर इस रेसिप्रोकल टैरिफ जिससे कि हमारे पास ऊपर 27% है और चाइना के ऊपर 54% है, हम ये ना हो कि हम हाथ में हाथ देकर बैठ जाएं, अरे भाई हमें तो अब कंपटीशन की बहुत वो नहीं है, चाइना जाएगा 54% में, हम जाएंगे 27% में। तो ये मुझे डर ये है कि ये एक जो कंप्लेसेंसी जो है ये ना हमें आ जाए। ये पहला डर है मेरा। और दूसरा डर ये है कि जी। जो आपने जो वियतनाम की बात की, इंडोनेशिया की बात की, बांग्लादेश की बात की, उनके अगर टैरिफ उनकी ज्यादा है तो मैं समझता हूं उनकी जो सरकारें जो हैं वो इस बारे में चिंतित होंगी और उनमें जो सब्सिडीज जो है वो बढ़ेगी, जिससे कि उनके मैन्युफैक्चरर्स जो अपने जैसे बांग्लादेश है गारमेंट्स में, वो ये नहीं चाहेगा कि वो गारमेंट्स मार्केट लूज करे। तो उसमें सरकार का जो अवदान जो है, कंट्रीब्यूशन है, बहुत काफी होगा। और उसमें सब्सिडी की जो एक डिमांड होगी, मैं समझता हूं कि भारत में भी वही सब्सिडी की एक डिमांड भी आएगी। और उसको हमें एक मैच्योर और प्रैक्टिकल तरीके से इस चीज को हमें टैकल करना है। बोथ सब्सिडी की डिमांड और एक टैरिफ रिडक्शन की जरूरत है। दोनों चीज को हमें पूरी करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं करेंगे
और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट रेट को अगर हम आगे बात नहीं करेंगे, यूरोप के साथ अगर हमारा रिश्ता अच्छी तरह से नहीं बढ़ाएंगे, मैं समझता हूं कि ये मौका मौका नहीं रहेगा, ये और भी समस्या और भी जटिल बन सकता है। बिल्कुल। अजय श्रीवास्तव जी, इन्होंने बहुत ही, भट्टाचार्य सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि हम ये मान बैठे कि सिर्फ हमारे कॉम्पिटिटर देश पे तो ज़्यादा टैरिफ लग गया जी, हमारा तो कॉम्पिटिटिवनेस बना ही रहा, तो जिस पे ज़्यादा टैरिफ लगा वो आसानी से अपना मार्केट तो छोड़ेगा नहीं, वो भी कुछ ना कुछ हाथ पैर मारेगा। तो हम लोग फिलहाल ये खुश होने की बजाय हम अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करें, और वो मजबूत करना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ड्यूटी तो लग गया, 9 अप्रैल से ड्यूटी पूरी तरह से लग जाएगी, लेकिन हम रिफॉर्म करेंगे, एमएसएमई को मजबूत करेंगे, उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएंगे, तो बड़ा लंबा समय लगेगा इसमें। तो कैसे निपटेंगे इससे? तो मैं भट्टाचार्य साहब की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए, शुरू में ऐसा लगा कि हमारे ऊपर और कंट्री से कम इस टैरिफ लगा है, तो शायद हमें कुछ कंपैरेटिव डिसएडवांटेज में हम लोग थोड़ा फायदे में रहे उस हिसाब से। बट ट्रम्प बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल पर्सन है, और आपने देखा होगा कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो अमेरिकन गुड्स हैं उनके ऊपर इंडिया 54% टैरिफ लगाता है, और उसका आधा वो हमारे ऊपर चार्ज कर रहे हैं। उनको कौन रोकता है? वो हमसे कल कहेंगे अपने यहाँ आप हमारी 4 कंपनीज को ये फायदा दीजिए, अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपको पूरा 27 से 54 कर दूंगा 1 सेकंड में। उनको कोई रोक नहीं सकता है, और वो बिल्कुल पॉसिबल है, और इसीलिए उन्होंने 2 फिगर दिखाई हैं। तो जो 54% है वो टोटली रॉन्ग फिगर है। हमने कैलकुलेट किया है, ये फिगर जो है 5 to 6% आती है केवल। 54 रॉन्ग है, चलिए वो रॉन्ग है। वो हमें बता रहे हैं कि 54 है, और हम आपके ऊपर रहम करके आधा लगा रहे हैं। तो अगर मैं इन्वेस्टर हूं और मैं ये करना चाहता हूं कि इंडिया के ऊपर जो टैरिफ है ट्रंप ने चाइना से, वियतनाम से, बांग्लादेश से कम लगाया है, तो चलें इंडिया में इन्वेस्ट करें। नहीं 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 नहीं, मैं थोड़ा वेट करूंगा, मैं देखूंगा ट्रंप ये 2-4 महीने करते क्या। ऐसा तो नहीं 27 को 37 कर दें, 50 कर दें, उसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो निगोशिएटर हैं, ट्रांजैक्शन पर्सन हैं, और तो हमको उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और भट्टाचार्य साहब बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये टाइम जो है, अगर हम अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमको ये सब चीज़ों से ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। एक आईफोन अगर अच्छी क्वालिटी का है तो वो बिकेगा ही बिकेगा, कितनी भी टैरिफ हो। चाइना अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता था कम पैसे में। इवन WTO ज्वाइन करने के पहले भी वो जो है वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था ऑलमोस्ट, सारा का सारा। फोकस हमको इंटरनल रिफॉर्म्स में करना चाहिए। जो हम लोग बातें करते हैं लेकिन हम करते नहीं है। हम बातें करते हैं बट डीप लेवल पर हम बातें भी नहीं करें। इनफैक्ट बातें ही बंद हो गई हमारे देश में होना। हम कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना, लेकिन उसके अंदर क्या करेंगे? हम नंबर गिनाते हैं कि हमने 5000 रिफॉर्म्स कर लिए हैं, लेकिन जो की रिफॉर्म्स हैं, जैसे स्टील सेक्टर में बुरी तरह से फंसे हुए हैं स्मॉल स्केल इन्वेस्टर्स, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं, किस तरह से परेशान हो रहे हैं हमारे छोटे व्यापारी, इस तरह के मैं आपको 100 से अधिक गिना सकता हूं। वहां पर रिफॉर्म चाहिए, बट कोई बात भी नहीं होती, रिफॉर्म तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल, ये बात भी नहीं होती, रिफॉर्म को छोड़ दिया। अभिजीत दास जी, इस पर मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन एक जो बात आपने कहा अजय श्रीवास्तव जी कि ये 27% लगाया, ड्यूटी दिखा दी 54%, तो एक डर बना रहेगा कि 54% जो दिखा रहे हैं, बाकी देशों के लिए अलग ड्यूटी रेट है, डिस्काउंटेड ड्यूटी रेट की बात कर रहे हैं। सुनील सुब्रमण्यम साहब, इससे डर लगता है कि जब डिस्काउंटेड बात करें, डिस्काउंट कब खत्म हो जाएगा पता नहीं। हम लोग क्या तो सीजन में डिस्काउंट चलता है, दिवाली के टाइम में, न्यू ईयर पे समर सेल चलता है, फिर बाद में खत्म हो जाता है। कोई वो वाला समर सेल तो नहीं चला रहे हैं ये लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए, मैं पूरा इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? तो जी बताइए। फर्स्ट थिंग देखिए इसमें कि ट्रम्प प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नहीं है, वो चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ अमेरिका है। ओके, वो बिजनेसमैन के तौर पर देख रहे हैं। और बिजनेसमैन, आप जब दादर के बाजार में जाते हो आलू खरीदने के लिए, तो वो बोलेगा आलू का दाम है 50 रुपए, आप पूछेंगे 10 रुपए में, फिर डील होगा 25 में ना। हर नेगोशिएशन डील में एक मांग होती है जो बहुत एक्सट्रीम होती है, ताकि आप उसको सीरियसली ले और टेबल पे आए नेगोशिएशन के लिए। तो ये पूरी जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात है, ये बस एक चाल है नेगोशिएशन के लिए। ओके, नंबर 1। और इसका प्रूफ मैं बताता हूं, ट्रम्प की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एक पैराग्राफ मैं पढ़ता हूं, आप जरा सुनिए। ओके, इंडिया को क्या है कि सेक्शन C ऑफ क्लॉज 4 ऑफ ट्रम्प एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये जो उन्होंने साइन किया कल, उसमें लिखा है
that the administration will be ready to reduce or limit the tariff imposed if a trading partner takes significant steps to remedy the non-reciprocal trade arrangements and align sufficiently with America on economic and national security matters. तो इसमें 3 बात है जहां पे राहत मिल सकती है एक काउंटर पार्टी देश को। एक है टैरिफ को आप रिड्यूस कीजिए अपनी तरफ से जो लगा रहे हैं। दूसरी बात है आप अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट अमेरिका के साथ अलाइन कीजिए। सेकंड, आप नेशनल सिक्योरिटी की इंटरेस्ट अलाइन कीजिए। अब बात ये उठती है क्या इंडिया इसका एडवांटेज उठा सकती है ये 3 क्लॉसेस का, और बिल्कुल गवर्नमेंट की ओर से जो भी खबर आ रही है वो इसी चीज का इस्तेमाल करने वाली है। कैसे मैं बताता हूं, पर उसके पहले मैं एक बात बताऊं कि ये जो टैरिफ की जो स्ट्रक्चर है उसमें 6 पार्टीज इन्वॉल्व है और ये 6 स्टेक होल्डर्स की इंटरेस्ट को कंट्रोल करके सबको साथ लेने की जरूरत है। कौन है ये स्टेक होल्डर? फर्स्ट ऑफ कोर्स अमेरिका की तरफ से शुरू करते हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट। ये टैरिफ कारण आज जस्ट सिंपल लाइन ये टैरिफ लग गया तो $660 बिलियन इनकम अमेरिका को मिलेगा अगर ये चलता है तो। वो नहीं वाले मगर फर्स्ट स्टेक होल्डर वो है क्योंकि अपनी फिस्कल डेफिसिट को कम कराने के लिए ये उनकी एक चाल है। 600 नहीं हो 300 भी हो गया, वो उनके अमेरिका का डेट 121% ऑफ देयर जीडीपी है, हमारी 83 है। अमेरिका हेविली बोरोड नेशन है, उनके लिए ये इसलिए उन्होंने वो एक गोल्डन वीजा का भी एक प्लान लॉन्च किया, $1 बिलियन वो 1 मिलियन। तो इस हिसाब से फर्स्ट अमेरिका का इनकम टैरिफ से बनने की एक तरफ ट्रम्प का। सेकेंड पार्टी इसमें कौन है? अमेरिकन कंज्यूमर। अगर ये पूरा का पूरा टैरिफ लग गया तो इन्फ्लेशन उसके लिए बहुत भारी होगी और उसका ख्याल भी ट्रम्प को रखने की जरूरत है, राइट? तो वो चीज कैसे होगी वो ही आज डर है। इसलिए एक ट्रम्प रिसेशन की बात हो रही है और एक रेट कट का माहौल भी सामने आ रहा है, उसकी इंटरेस्ट को भी देखना चाहिए। तीसरी बात, ट्रम्प ने धमकी दी है किसको? अमेरिकन कंपनीज को, क्योंकि वही इंपोर्ट करते हैं इस देश से रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स को, सेमी फिनिश गुड्स को, और उन्होंने कहा कि अगर आपने इसको पास ऑन कर दिया मैं आपके ऊपर कार्रवाई लूंगा। तो प्रॉब्लम होती है कि अमेरिकन कंपनियां की ईपीएस, क्योंकि अगर वो नेगोशिएट न कर पाए इंपोर्टर्स जिससे हम इंपोर्ट करते हैं, उसका असर उनके ईपीएस पे। इसलिए आज डाउ जोन्स गिरा है 1500 पॉइंट और नैस्डैक गिरी है करीबन 1000 पॉइंट, क्योंकि अमेरिकन ईपीएस बात बढ़ रही है। अब बात है इस तरफ जो भी एक्सपोर्टिंग देश है, जैसे इंडिया मान लीजिए, यहाँ पे 3 स्टेक होल्डर है। फर्स्ट, जो ड्यूटी अभी 54% की बात होती, 54 नहीं है, 25 है, 5 है, जो भी है, ये इंडिया की इनकम है, इंडियन देश को जाती थी ना ये इंपोर्ट ड्यूटी। अब तो गवर्नमेंट के हाथ में कि कितना मैं गिव अप करूं इस इनकम को, इसलिए वो क्लॉज में आता है कि आर यू विलिंग टू रिड्यूस द टैरिफ, फिर वी कैन रिड्यूस द रेसिप्रोकल टैरिफ, राइट? तो अमेरिका इंडिया को डिसीजन लेना है कि क्या अपनी इंपोर्ट ड्यूटी का इनकम मैं कम कराऊं। सेकेंड इज इंडियन कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रही हैं उनके पास भी अल्टीमेटली ये इंपैक्ट आएगा। तो शायद गवर्नमेंट अपनी नेगोशिएशंस में किसी सेक्टर या कंपनी को दाव में डालना पड़ेगा, बलि चढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज हर किसी का वो नहीं ले पाएंगे। और फाइनली होता है पब्लिक जो कि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड में, जैसे टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, उनकी कामकाज की बात है, तो गवर्नमेंट नेचुरली वहां पे जहां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा है, नौकरियां जा सकती है, उधर ज्यादा ध्यान देगी। तो ये है 6 प्लेयर्स, सबको साथ में लेके जाने की जरूरत है। अब मैं बात पे आता हूं। बिल्कुल, आपने कंप्लीट पिक्चर यहाँ पे दे दिया। मैं सुनील जी 1 मिनट, हमारे साथ अभिजीत दास जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, एक बार उनको मैं पैनल में ले आता हूँ, फिर मैं आपके पास आऊँगा। अभिजीत दास जी, जो सुनील सुब्रमण्यम साहब एक आशा दिखा रहे हैं कि ये एक बार्गेनिंग टैक्टिक है, ड्यूटी लगाया है, लेकिन यूएस भी बहुत दिन तक सस्टेन कर पाएगा, उसकी भी कई सारी मजबूरियां यहाँ पे रहेंगी। भारत के पास भी मौके हैं कि वो नेगोशिएट करके चीज़ों को और ड्यूटी को कम करा ले। आप इससे सहमत हैं? ये कितना फिजिबल है? देखिए, भारत ड्यूटियों को कम कराने की तो पूर्णतः कोशिश करेगा, जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस चल रहा है, लेकिन यह कहना कि हम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ अलाइन करें, जो सुब्रमण्यम साहब ने कहा, मुझे इसमें बहुत दिक्कतें नज़र आती हैं। सर्वप्रथम यदि आप देखें
तो अमेरिका का एक जो बहुत महत्वपूर्ण डिमांड रहा है और जो 13 फरवरी के प्रेसिडेंशियल मेमो में भी था, जिससे ये रेसिप्रोकल टैरिफ का पूरा मामला शुरू हुआ, उसमें यह था कि अमेरिका गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट चाहता है। अभी तक हमारे पास यह फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब भी सरकार कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदती है नॉन कमर्शियल पर्पसेस के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, तब उसमें सरकार इंडियन प्रोड्यूसर्स को फेवर कर सकती है। मेरे हिसाब से यह बिल्कुल उचित नहीं होगा, यह देश के हित में नहीं होगा कि हम इस फ्लेक्सिबिलिटी को गवा दें। दूसरी मुद्दे पे आते हैं जहां पर भारत को काफी दिक्कतें आ सकती हैं अपने रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज को अलाइन करने में, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फिर से मैं 13 फरवरी का जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे और उसमें इसका भी ख्याल रखा जाएगा कि क्या कौन से देश हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। और यदि आप अभी जो हाल में आया है नेशनल ट्रेड एस्टिमेट रिपोर्ट को देखिए, तो पिछले करीब 15-20 साल से इंडियन पेटेंट लॉ पे निरंतर अमेरिका के तरफ से वार होते आ रहे हैं, हमला होता आ रहा है। उनका उद्देश्य बस एकमात्र है पेटेंट लॉ में कि किसी तरीके से भारत के जेनेरिक पेटेंट मैन्युफैक्चरिंग को तहस नहस कर दिया जाए। इसके लिए वो ट्रेड एग्रीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुराने ट्रेड एग्रीमेंट्स अमेरिका के आप उठाकर देखिए तो किस तरीके से जेनेरिक्स के मार्केट एंट्री को डिले किया जा सकता है या बिल्कुल रोका जा सकता है। उन ट्रेड एग्रीमेंट में काफी प्रावधान हैं। तो क्या हम जो जेनेरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चर में काफी अव्वल हैं, क्या हम उसको अपने पोजीशन को छोड़ दें केवल इस चीज के लिए कि हम अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट में अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अलाइन करें? मेरे हिसाब से यह बहुत विजडम मुश्किल होगी। तो इतना आसान नहीं है यह कहना कि इंडिया अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को यूएस के साथ अलाइन कर सकता है। जरूर यह है कि काफी क्षेत्रों में समानताएं हैं, कॉमन इंटरेस्ट्स हैं, लेकिन कुछ मूलभूत चीजों पर, मुद्दों पर काफी विषमताएं हैं। कृषि को ले लीजिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ले लीजिए, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को ले लीजिए, और एक और जो भविष्य का मुद्दा है डिजिटल इकोनॉमी, वहां भी काफी डाइवर्जेंट पोजीशंस हैं। तो यह जरूर है कि जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट निगोशिएशंस जो चल रहे हैं उसमें भारत यह कोशिश करेगा कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगी हैं वो तो हटाया ही जाए। इसके अलावा अमेरिका और हमें कंसेशंस दे, खासकर टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में, लेदर में, जिससे कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा पाएं। और हमें भी अपनी बाजार खोलने पड़ेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन किन प्रोडक्ट्स पे खोलें उसमें हमें गहन चिंता करनी पड़ेगी। और मैं जरूर मानता हूं कि सरकार इन सारे विषयों पर जो गंभीर समस्याएं हैं पूर्ण रूप से अवगत है, और जो भी निगोशिएशन में जो भी कदम सरकार लेगी पूरे देश के हित को ध्यान में रखते हुए लेगी, खासकर किसानों के हित को, एवं जो मेडिसिन का मुद्दा है बीमार गरीबों के हित को ख्याल में रखकर जरूर करेगी। सुनील सुब्रमण्यम साहब को जोड़ना चाहते हैं? नहीं, वही मैं कह रहा था कि जो अभिजीत जी ने कहा वो सब सही है, वो आज की अतीत है, आज की असलियत है। मगर आने वाले कल की बात करें कि मोदी जी और ट्रम्प जी जब मिले थे तो उन्होंने ही कहा ना कि आज के $150 बिलियन से 230 तक $500 बिलियन हम दोनों इच्छा कर रहे हैं कि टोटल ट्रेड डेवलप हो। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो इंडिया को एक नई पार्टनर, तो मेरा एक मुद्दा है, कैन इंडिया बिकम द न्यू चाइना? वही हमारी एक कोशिश होनी चाहिए उस हिसाब से। क्यों मैं बता रहा हूं आपको कि सिंपल सी बात है कि आपने कहा ना आज एप्पल आईफोन इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होता है, चाइना में भी मैन्युफैक्चर होता है। समझिए कि $1000 पे बिक रहा था, कल से वो 1500 हो जाएगा चाइना वाला फोन, और इंडिया से होगा 125 वाला, 1250।
तो नेचुरली एप्पल इंडिया में ज्यादा करेगी ना, क्योंकि उतना इम्पैक्ट डिफरेंस दिख रहा है ना। तो मेरा नहीं, लेकिन सुनील जी, आप लाइन सही पकड़ रहे हैं, लेकिन यह है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां पे कंप्रोमाइज़ करना भारत सरकार के लिए पॉलिटिकली संभव नहीं होगा और सोशल इकोनॉमी के हिसाब से भी संभव नहीं होगा। अनुबधावन जी, मिसाल के तौर पर जो अभिजीत दास जी ने कहा कि आप पब्लिक प्रोक्योरमेंट में सब्सिडी मत दीजिए, ये तो संभव नहीं है ना कि हम चावल गेहूं खरीदें, दाल खरीदें और उसमें हम सब्सिडी न दें, किसानों को कोई फ़ायदा ना पहुंचाएं, फार्मा को लेकर के, आईपीआर को लेकर के। तो ऐसे चीज़ों में जहां पे यूएस ने बार बार इस चीज़ को रिपीट किया है और भारत को विलेन के तौर पर पेश किया, भारत कैसे इससे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? बिल्कुल उन चीज़ों में हमको मजबूत रहना पड़ेगा, उन चीज़ों में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते जिनको ट्रेड पार्टनर्स में रेड लाइंस बोलते हैं। ये बहुत ही हमारी गहरी रेड लाइंस हैं। पेटेंट रेजीम जो इस समय है बहुत बैलेंस्ड है, पब्लिक हेल्थ की ओर भी उसका झुकाव है और अमेरिकन फार्मा कंपनी जो पेटेंटेड ड्रग्स बनाते हैं वो भी दे आर मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो इट्स अ वेरी बैलेंस्ड अरेंजमेंट। पेटेंट लॉज को अमेंड करके एवरग्रीनिंग कर दें कि हमेशा के लिए उसका पेटेंट मोनोपोली बनी रहे, वो हम किसी भी हालात में स्वीकार नहीं कर सकते। जहां तक एग्रीकल्चर का सवाल है, अमेरिकन इकोनॉमी में जो सब्सिडी है एग्रीकल्चर की, उसकी तो हम कभी तुलना ही नहीं कर सकते, उसका कभी मुकाबला ही नहीं कर सकते। तो जो थोड़ी बहुत सब्सिडी हम दे रहे हैं टू अ लार्ज लो इनकम पॉपुलेशन ऑफ फार्मर्स, वो उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो अभिजीत जी से बिल्कुल सहमत हूँ। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो सिलसिला है बहुत लंबा अमेरिका चला नहीं सकता है। अमेरिका इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग नेशन। ओवरनाइट वो ये सब चीजें मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो होगा ये कि ये जो टैरिफ लगे हैं सब अमेरिकन कंज्यूमर पर जाएंगे। अगर अमेरिकन कंपनीज को प्रेसिडेंट का मजबूर करते हैं कि भाई आप कीमत नहीं बढ़ाओगे अमेरिकन कंज्यूमर के लिए, तो कंपनीज तो अपनी जेब से वो खर्चा नहीं करेंगी। कंपनीज विल कम टू अ स्टैंड स्टिल और रन इनटू ह्यूज लॉसेस। तो जिस तरह का केओस अमेरिकन इकोनॉमी में क्रिएट होगा उसका तो अंदाजा करना मुश्किल है। ओवरनाइट अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग नेशन बन जाए और ये सारी चीजें अमेरिका में बनने लगे, वो तो संभव नहीं। और ट्रम्प नहीं, लेकिन अनूप जी, मैं अगर ये सवाल आपसे, आप जो कहना चाह रहे हैं इसका मतलब ये निकालूं कि ट्रम्प ने जो स्टेप लिया है टैरिफ के तौर पर या फिर अमेरिका को ग्रेट बनाने के तौर पर, ये बहुत सस्टेनेबल है नहीं। अमेरिका खुद अपने जाल में फंस के हो सकता है कि कुछ इसमें रियायत दे दे, वापस चले जाए पुराने फ्रेमवर्क पे, ऐसा भी संभव है। उनका पहला टर्म आप देखिए, तो पहले टर्म में उन्होंने ड्यूटीज लगाई थी, फिर जल्दी से चाइना से भी निगोशिएट किया, कनाडा से भी निगोशिएट किया, मेक्सिको से भी निगोशिएट किया, और जो ड्यूटीज बची रही वो सब अमेरिकन कंज्यूमर ने बेयर करी और चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट तो बढ़ा। तो ये देयर विल बी नो सप्लाई रिस्पांस। अमेरिकन इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई रिस्पांस की कोई संभावना ही नहीं है। अमेरिकन इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। द लेबर फोर्स इज फुली एम्प्लॉयड इन नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, लार्जली सर्विसेज हैं, उनकी सारी टेक कंपनीज हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हैं, अर्निंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो ये कहना कि भाई सारे दुनिया ने हमको लूट लिया है, बिल्कुल गलत है। अमेरिकन इकोनॉमी हैज ट्रांसफॉर्म्ड अवे फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन अमेरिकन जीडीपी दुनिया में सबसे अधिक है। अमेरिकन पर कैपिटा जीडीपी दुनिया में लगभग हाईएस्ट लेवल पर है। तो अमेरिकन इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हो गई अवे फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। उसमें वो सरप्लस रिसोर्सेज नहीं है जिससे आपकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरनाइट क्रिएट हो जाए। तो इसका परिणाम अब स्टॉक मार्केट गिर रहा है। अभी सुब्रमण्यम ने कहा स्टॉक मार्केट गिर रहा है, और गिरेगा। तो ट्रम्प जी का उद्देश्य होगा जल्दी से लोगों को निगोशिएटिंग टेबल पे लाओ, जल्दी से कोई फैसला करो और ये टैरिफ बंद करो, जैसे पिछली बार लंबे समय तक चल नहीं सकता है। और हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से वो पूरे पिक्चर को पेश कर रहे हैं, पिक्चर वैसा है नहीं। अजय श्रीवास्तव जी ने भी डेटा के जरिए बताया कि इतनी ड्यूटी लगती नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पिक्चर पेश कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आप हमारी थाली में खाते और हमारी थाली में छेद कर रहे हैं। वो वाला पिक्चर वो पेश करने की कोशिश कर रहे थे जब उनका स्पीच मैंने सुना तो। लेकिन ऐसे में भारत के लिए भी माना जा रहा है कई सारे सेक्टर है जहाँ पे अवसर भी यहाँ पे दिख रहा है। इस अवसर को कैसे भुनाया जाए, वो सेक्टर कौन सा है, इस पर चर्चा करूंगा आगे चल करके। हमारे साथ ए.के. भट्टाचार्य साहब भी हैं, अजय श्रीवास्तव जी, आप दोनों से सवाल पूछूंगा, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटता हूँ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि यूएस में ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है वो भारत के लिए आपदा है, अवसर है। जीटीआरआई के फाउंडर अजय श्रीवास्तव जी के पास चलूंगा। अजय श्रीवास्तव जी, आज सुबह से ही आपका एक आर्टिकल जो रिसर्च बड़ा ही छाया हुआ है सारे मीडिया में, सारे वेबसाइट पे, जिसमें आप कह रहे हैं कि भारत के लिए कई सारे सेक्टर में बड़े फायदे हैं। आपने डिटेल एनालिसिस किया था, कहना क्या चाह रहे हैं आप? एक्चुअली कहना ये चाह रहा हूँ कि दो तीन चीज़ें हैं। जैसे कि अगर हम कंपेयर करें कि जो भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है और देशों पे लगाया है, तो जो रिलेटिव एडवांटेज इंडिया को मिल रहा है, एक फैक्टर वो है। दूसरा फैक्टर है कि ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, बट हम कितना तैयार हैं वो अपॉर्चुनिटी बुलाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर चाइना और बांग्लादेश जो मेजर गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं, उनके ऊपर अधिक टैरिफ लग रहा है, एंड कंसिडरिंग कि गारमेंट बनाने के लिए करीब 30 to 40% लेबर कंटेंट लगता है और हमारा लेबर चीप है कंपेयर टू चाइना आज की दुनिया में, तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए हमको स्केल प्रोडक्शन करना पड़ेगा। हमारे यहाँ जैसे कि एवरेज जो साइज है गारमेंट फैक्ट्री का 300 से 400 वर्कर का है। बांग्लादेश में करीब 5000 वर्कर का एवरेज साइज है फैक्ट्री का, चाइना में और भी बड़ी फैक्ट्री साइज का। तो ये हमारे यहाँ बड़ी क्यों नहीं हो रही है, सबको मालूम है क्यों नहीं हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ों से फायदा लें, तो हमको जो है इन सब ध्यान रखना पड़ेगा कि स्केल प्रोडक्शन हमारे यहाँ कैसे प्रमोट हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हमने देखा, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है कि अगेन चाइना के ऊपर काफ़ी टैरिफ्स लग रहे हैं, हमसे अधिक लग रहे हैं, वियतनाम के ऊपर लग रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अब हमारे यहाँ क्या, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हमारे बहुत ही सुपरफिशियल, अगर वर्ड अच्छा नहीं लगता सुनने में, लो वैल्यू एड सेक्टर है। हम कुछ भी बनाते हैं तो 80 to 90% चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। अब लोकल जो कंपोनेंट इकोसिस्टम में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है हमारा, लेकिन हम क्या करते हैं, किसी एक विदेशी कंपनी के शायद दबाव में आकर हर बजट में किसी न किसी कंपोनेंट पे टैरिफ जीरो कर देते हैं। ये हम नहीं समझते हैं कि अगर जैसे एप्पल है, अगर वो बनाकर आईफोन भेजना चाह रहा है अमेरिका या किसी और कंट्री में, तो सारे इंपोर्ट जो है उनको जीरो टैरिफ पे अलाउड है। वो SEZ में है, काम करते हैं, तो सब ऑलरेडी जीरो है। जस्ट वो इंडिया में बेचने के लिए उनको जो 4-5% टैरिफ लगता है, सरकार हर साल कम होती है। उससे क्या होता है, जो डोमेस्टिक कंपोनेंट का इकोसिस्टम बन रहा है, फिर वो लोग छोड़ के भाग जाएं क्योंकि इंपोर्ट होने लगेगा। आज जो तो मैं कह रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज को ट्रांसलेट करने के लिए हमको डोमेस्टिक पॉलिसी बिल्कुल फर्म लेवल पर आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उन पर काम करना पड़ेगा। किसी के दबाव में आकर हम बजट में या बाद में अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करना चाहिए। हमको एक पॉलिसी है तो इसके स्टेबल करें। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ भारत में, इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं, लेकिन अगर पॉलिसी स्टेबिलिटी नहीं है, हर साल टैरिफ चेंज करते रहेंगे, तो फिर क्या है मेरे लिए? अनसर्टेनिटी जो है ना, तो इंडिया शुड किल द अनसर्टेनिटी फैक्टर। जो भी पॉलिसीज हैं दे शुड बी स्टेबल। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे एक चीज़ जो आपने कही कि जो हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी है और जो पॉलिसी स्टेबिलिटी है, दो एक महत्वपूर्ण चैलेंजेस आपने बताया। भट्टाचार्य साहब, इस प्रोडक्शन कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाए? ये काफ़ी दिन से मैं पिछले कई सालों से सुन रहा हूँ, अलग अलग अधिकारी जब रिटायर हो जाते हैं तब इस मुद्दे को ज़्यादा जोर शोर से उठाते हैं, कई बार इंडस्ट्री उठाती है कि जिस बड़े पैमाने पर स्किल की ज़रूरत है, हमारे पास उतना स्किल है नहीं। आखिर सरकार इसमें कैसे मदद करे? देखिए, सरकार तो बहुत बहुत तरीके से मदद कर सकती है इसमें। इसमें जो एक नीतिगत सुधार की बात है, वो बहुत बड़ी एक अहमियत रखती है। अगर जो अजय जी ने जो बात कही कि हमारी जो स्केल जो है, जो एवरेज साइज जो यूनिट्स की जो है गारमेंट सेक्टर में देखिए, जो भी सेक्टर में देखिए, वो छोटी इसीलिए है, 300-400 लोगों की इसीलिए है क्योंकि उसमें अगर आप जब तक ना आपकी लेबर रिक्रूटमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी ना आएगी थ्रू लेबर रिफॉर्म्स, जो कोड जो बनी है वो नहीं आएगी, तो जो 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 निवेशकारी जो है वो उसको डर लगेगा कि वो अगर 300 से 400 से ज्यादा हो जाएगा तो उसके लेबर रूल्स के अंदर अगर फंस जाएगा, तो वो या विदेशी निवेशक हो या देश का निवेशक हो, वो उस लेबर की उसमें नहीं फंसना चाहता है। तो पहली बात तो आपको ये करना है कि जो लेबर रिफॉर्म्स जो हैं, जो 4 जो नीति जो पार्लियामेंट ने पास की है, और वो बाकी काफी सुनने में आता है कि उन 28 प्रदेशों ने भी उन्होंने एक ड्राफ्ट चालू कर दिया है, पर कब तक होगा? 2020 से 2025 में आ रहे हैं हम, 5 साल हो गए हैं, वो लेबर कोड्स अभी भी
क्योंकि पूरी तरह देश में चारों ओर क्यों उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, वो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में अभी भी जो जुडिशियल जो जो डिस्प्यूट सेटलमेंट के जो मैकेनिज्म जो हैं वो अभी भी काफी प्रॉब्लमेटिक हैं। तो टैरिफ कम करना है, लेबर रिफॉर्म्स को आगे लाना है, जुडिशियल रिफॉर्म्स जिससे कि जो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट सेटलमेंट्स जो होती हैं उसको जल्द से जल्द कर सकते हैं। और सरकार के साथ ये जो क्वालिटी कंट्रोल का रजीम जो नया आया है उसको भी जो उसको वो कोई अंकुश लगाना है। तो सरकार के लिए तो बहुत कुछ एजेंडा भारी है। और मैं ये समझता हूं कि ये ट्रंप का जो जो टैरिफ टेंट्रम जो जिसे हम कहते हैं, ये एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है और अभी भी बन सकता है अगर हम अपने सुधार की ओर ज्यादा कोशिश दें। और इस मौके को लेकर अगर हम मान लीजिए जो सीपीटीपीपी के साथ बात करें, उनके मेंबरशिप की बात करें, क्योंकि अमेरिका का जो टोटल ग्लोबल शेयर ऑफ ट्रेड है अगर आप देखेंगे तो वो उसको हमें उससे ज्यादा डरना नहीं चाहिए, बिकॉज नॉन यूएस ट्रेड में भी काफी कुछ हो रहा है जिसके साथ हम आगे जाकर सीपीटीपीपी की बात करें या यूरोपियन यूनियन के साथ जो बायलैटरल जो एक एफटीए की बात हो रही है, इंग्लैंड के यूके के साथ बात हो रही है। सो इसमें भी हमें काफी जोर देकर हमारी जो इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स जो हैं वो बढ़ानी होगी। और उसी से मैं बढ़ानी समझता होगी। हूं कि ये जो ट्रम्प टेंट्रम जो है वो हमारे लिए हाँ, हाँ। एक अवसर या मौका बन सकता है। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे एक बात जो अभिजीत दास जी आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये सारी बात ये भारत के लिए मौके हैं या फिर आपदा, ये सारी बात तो है ही, लेकिन पूरे ट्रेड में जब हम ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करते हैं, ग्लोबल ट्रेड की बात करते हैं, तो डब्ल्यूटीओ जैसी संस्था की भूमिका रहती है। भले ही हम कह लें कि वो बहुत ही अब उतने प्रभावशाली नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से एक कदम उठा है तो ये डब्ल्यूटीओ जैसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था की भूमिका को सीमित करता है। और क्या ये नए सिरे से एक पूरे नए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर को बना रहा है? इसको कैसे देख रहे हैं आप? आपने बिल्कुल सही कहा लक्ष्मण जी। राष्ट्रपति ट्रंप की यह प्रयास है कि जो डब्ल्यूटीओ जो कि एक नियम कायदे कानून पर आधारित विश्व व्यापार की व्यवस्था है, उसके बदले में शक्ति पर आधारित पावर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम बनाया जाए। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए हमारे सोचने में कि भारत जैसे देश के लिए क्या ज्यादा फायदेमंद है, जो व्यवस्था ट्रंप बना रहे हैं जिसपे हम लोग ट्रंप के विम्सिकल एक्शन से रोज परेशान रहेंगे और आज जैसी बातचीत करेंगे, या वह व्यवस्था जो विश्व व्यापार संघ के नियम कानून कायदे पर आधारित रहे, जिसपे विश्व व्यापार ज्यादा सुयोजित सुनिश्चित तरीके से चले। इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। Our actions have to be very clear। भले हमें मौका मिले ट्रंप के टैरिफ्स के थ्रू, लेकिन भारत को मल्टीलैटरलिज्म एट द डब्ल्यूटीओ उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बायलैटरल लेकिन यूएस छोड़ देगा तो भारत के लिए रास्ता क्या बचेगा? यूएस छोड़ ही देगा। यूएस जब इसको रिगार्ड नहीं करेगा, मानेगा नहीं डब्ल्यूटीओ को, तो भारत इतना बड़ा मेंबर तो है नहीं कि अपने दम पे ये सारे कुछ कर ले। मैं इस पे आता हूं कि भारत अकेले ऐसा देश नहीं है जो कि चिंतित है। काफी देश चिंतित हैं। यदि सुनियोजित तरीके से 8-10 देश भी हाथ मिला लें तो अमेरिका के सोच में राष्ट्रपति ट्रंप के एक्शंस पे अंकुश लगाया जा सकता है। मैं एक बहुत ही सिंपल उदाहरण देता हूं। वधावन साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब पिछले बार ट्रंप 1 में स्टील एल्यूमिनियम पे टैरिफ्स लगाया गया था, तब भारत ने रिटेलिएटरी टैरिफ्स इंपोज किया था। आज के माहौल में यदि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट निगोशिएशंस हमारे हित में नहीं जाता है, हमारे पास एक बहुत ही इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यह संभावना से इनकार नहीं करना चाहिए कि यदि हमें अच्छे परिणाम नहीं आते हैं बीटीए निगोशिएशन में, तब भारत को
साथ साथ और कुछ विकासशील देशों को अमेरिका की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे अमेरिका में काफी हद तक तबाही मच जा सकती है। इसका फायदा भारत को होगा, इसका फायदा और विकासशील देशों को होगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस इंस्ट्रूमेंट को अभी इस्तेमाल किया जाए, नहीं, इसे हमें अपने पॉकेट में रखना चाहिए और ये नहीं भूलना चाहिए कि हम उतने पावरलेस नहीं हैं। हमारे पास भी शक्ति है, ताकत है, खासकर यदि हम और देशों के साथ हाथ बढ़ाएं, जिससे कि अमेरिका को सही रास्ते पर, कानून के रास्ते पर वापस लाया जा सके। लाने के लिए अनूप बधावन जी, हाँ, अनूप बधावन जी, ये जो नया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर जो सेटअप हो रहा है, और जैसा कि अभी कहा अभिजीत दास जी ने कि भारत इतना भी कमजोर नहीं है, तो आप इस पूरे नए ऑर्डर में भारत की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? नहीं, इसमें जो ऑर्डर शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं, ऑर्डर शब्द का कोई स्थान नहीं है इसमें, तो कोई ऑर्डर नहीं है, कंप्लीट डिसऑर्डर है। माइट इज राइट, जो जिसका मन करे वो कर दे। तो बिल्कुल मैं अभिजीत जी से सहमत हूँ कि पूरी जो दुनिया है, अल्टीमेटली अमेरिका डज नॉट बिहेव रिस्पॉन्सिबली, तो विश्व जो है अपने आप को अमेरिका की इर्द गिर्द कार्व आउट कर लेगा। अभी क्या होगा कि दो ट्रेडिंग जोन्स बन जाएंगी, एक हाई टैरिफ जोन अमेरिका एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और एक लो टैरिफ जोन विच इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय इटसेल्फ, एंड बिजनेस विल स्टार्ट शिफ्टिंग आउट ऑफ अमेरिका, अमेरिका विल सफर। तो जो बाकी विश्व है उसके पास बहुत शक्ति है। अभी तो अमेरिका की जो सर्विसेज बिजनेसेस हैं, ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं, टेक बिजनेसेस हैं, उनको किसी ने छेड़ा नहीं। ये जो माइक्रोसॉफ्ट है और फेसबुक है और अमेजोन है और गूगल है और ट्विटर है, इन सब कंपनीज के जब पीछे पड़ेंगे तब ट्रम्प साहब को शायद पता लगे कि दुनिया में गुड्स के अलावा भी कोई चीज है, और गुड्स डेफिसिट जो है वो अमेरिकन सक्सेस का कोई मापदंड नहीं है। जो नाम लिया अपने कंपनी का, इन कंपनियों का जो नाम लिया, उन कंपनियों का बहुत बड़ा बाजार तो हम लोग भी हैं। भारत जैसे बाजार को आप छोड़ नहीं सकते हैं। अजय श्रीवास्तव जी, ये हम लोग तब तक गुड्स की बात करते हैं, ये जो सर्विस और डिजिटल मार्केट हमारा इतना बड़ा है, कंपनियां बन के रह जाएंगी, गूगल रह जाएगा, ठीक है, लेकिन बाजार कहाँ है? बाजार तो हम लोग हैं। तो ये हमारे लिए बार्गेन का पॉइंट नहीं हो सकता है। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ आपने पॉइंट उठाया। केवल दो बाजार हैं दुनिया में पॉपुलेशन वाइज, चाइना, इंडिया। चाइना ने इनको एंट्री अलाउ ही नहीं की है, और हम आज ऑलमोस्ट डिजिटल कॉलोनी बन गए हैं यूएस की, और ये हमारा बहुत बड़ा पॉइंट है। सपोज इंडिया चाइना जैसा एक्ट करता है यूएस टेक फर्म्स के लिए, तो उनका एआई डेवलपमेंट, उनके सारे डेवलपमेंट रुक जाएंगे। इट शुड बी अ बिग लीवर इन आवर हैंड्स। हमको इस बारे में कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं, बट हमको ये सब कभी कभी बात कहते रहना चाहिए, बताना चाहिए कि केवल हम उनके ऊपर निर्भर नहीं, वो हमारे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की, उनको कम से कम समय समय पर उनको ये जता जरूर देना चाहिए। सुनील सुब्रमण्यम साहब, शो का समय खत्म हो रहा है, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। मैं थोड़ी कंट्रोवर्शियल कुछ कहूं या बिल्कुल, आप शो आपका बोलिए। कंट्रोवर्शियल का आप जो बोलेंगे आपके हिसाब से जाएगा, आपके नाम पे जाएगा। नहीं, अभी लास्ट 15 मिनट में जो भी बात कही है मैं उससे सहमत बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि बिल्कुल शो का मतलब ही है कि नहीं सहमत तो बोले आप, शो इसीलिए। तो आज हमारी पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम झगड़ा करें। वी हैव टू लूज द बैटल टू विन द वॉर, दे से। क्यों मैं कह रहा हूं कि आज चाइना, यूरोप और कनाडा अग्रेसिवली काउंटर अटैक कर सकती है, बट हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिससे अगले इलेक्शन भी हार सकती है गवर्नमेंट, वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर हम किसी भी मोड पे अभी झगड़े पे चले गए तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कुछ भी होगा तो गवर्नमेंट बिल्कुल इलेक्शन हार गई। तो इसलिए हमारी स्थिति इतनी ऐसी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आज टैक्टिकली हमें फाइट करना है, तो दो अस्त्र जिसने किसी ने बात नहीं किया। प्रॉब्लम है ना टैरिफ अलोन की, प्रॉब्लम है ट्रेड डेफिसिट की। हमारा $50 बिलियन ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ, चीन का $300 बिलियन है, मगर $500 बिलियन की जो ग्रोथ में हमें क्या है कि ट्रेड बढ़ाना है, मगर ऐसे नहीं कि ट्रेड डेफिसिट को बढ़ाना है, क्योंकि हमारे पास दो चीज है। तेल 83% तेल जो आज हम सऊदी अरेबिया, रशिया, ईरान, वेनेजुएला से। 15 सेकंड का समय और आपके पास, सुनील जी।
हाँ, वो में अमेरिका से अगर हम तेल खरीदेंगे तो ट्रेड डेफिसिट कम घट सकता है। सेकंड, एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट F-35 प्लेन की अगर हम वहां से परचेसिंग करें, उससे भी ट्रेड डेफिसिट कम हो सकता है। तो इकोनॉमिक अलाइनमेंट की बात की, वो यहां से कि हम अमेरिका से कुछ चीज खरीदेंगे, उससे ये मामला सेट हो सकता है। और फाइनली मैं बात कहूं कि एडवांटेज क्यों है इनमें, मैन्युफैक्चरिंग की बात उठाई, मैं कहूंगा कि अमेरिका में $30 पर आवर है मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट, चाइना का है $4.2, इंडिया का है $1.6। तो फायदा हमारे हाथ में है कि मैन्युफैक्चरिंग हम शिफ्ट फायदा करें। हमारे हाथ में। सुनील जी, आपने काफी बखूबी डेटा को रखा, लेकिन इस समय शो का खत्म हो रहा है तो आपको मैं यहीं बीच में रुकूंगा। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने अपनी बहुत ही बेबाकी से राय रखी और अलग अलग राय निकल कर सामने आई। आपदा भी है, अवसर भी, हमारे शो के नाम को आपने बिल्कुल चरितार्थ कर दिया। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते हैं CNBC आवाज। नमस्कार।